तो सबका कहीं ना कहीं ड्रीम है कि हम बाहर जाएं, हमें वहाँ बस सेटल होना है। स्टडी अब्रॉड के बारे में जो उनका एक इंक्लिनेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है। इंडिया में बहुत कंपटीशन है और रिजर्वेशन सिस्टम भी है कि इंडिया में रहो, इंडिया में करियर बनाओ, इंडिया में एम्प्लॉयबल हो। दे मोर फोकस ऑन थ्योरीज रादर देन प्रैक्टिकल। मेरी तरह वो इंडिया से प्यार करते हैं। आपको वीजा नहीं लेना, तो आइल्स नहीं करना। जो 50% मार्क्स वाले बच्चे के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ पेरेंट्स को अवेयरनेस अभी नहीं है। जेन जी को ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। डिग्री के बेसिस पे जॉब नहीं मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की टॉप 200 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है? स्कॉलरशिप मिलेगी। बच्चे का प्रोफाइल अच्छा है बट पापा की इनकम ज़्यादा नहीं है। इंडियन एजुकेशन की कॉस्ट पे ही आप फॉरेन एजुकेशन ले सकते हैं। क्योंकि ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, शिवनादर, अशोका, आई एम अवेयर ऑफ। यूनिवर्सिटीज कभी भी करियर नहीं बनाती। स्किल्स आर गोइंग टू पे योर बिल्स। सक्सेस मंत्रा पॉडकास्ट के पहले एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और इसी के साथ आज हम अपना सेकंड एपिसोड लेकर आए हैं, जो एपिसोड ऐसा है जो स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक है। वो ड्रीम्स जो स्टूडेंट देखते हैं, हमारे आज की पर्सनालिटी उन ड्रीम्स को पूरा करते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर ईश गेरा से, जो हमें बताएंगे कि टीचवेल आखिर करता क्या है और टीचवेल का गोल क्या है। सो वेलकम मिस्टर ईश गेरा, थैंक यू फॉर कमिंग हेयर एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू रुचि मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन योर पॉडकास्ट सीरीज। और यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ आज की आपने बच्चों के लिए, करियर के लिए मुझे आज इनवाइट किया है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट टीचवेल हैज़ बीन फाउंडेड बाय मी in 1996, and in Teachwell we provide basically career counseling, profile building, Indian admissions, foreign admissions, even Indian entrance preparation, foreign entrance preparation, and we also guide working professional how to enhance their careers. वेरी नाइस। तो सबसे पहले हम अगर स्टूडेंट की बात करें तो अगर उनको करियर बनाना है इंडिया में या अब्रॉड में, उस पर बाद में आते हैं, तो इंडिया में या अब्रॉड में करियर बनाने के लिए कौन सी स्टैंडर्ड से उनको ये प्रोफाइल बिल्डिंग पे अपने काम स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हो और एक करियर की डीप डाइविंग करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि 9th and 10th इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर करियर। आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, इंटर्नशिप्स करने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए बहुत टाइम होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं कोचिंग के, बट 9th-10th इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। तो आप मुझे एक बात बताइए, 9-10 से इंडिया के लिए भी इतना करियर के लिए फोकस अगर कर रहे हैं, या सिर्फ स्टडी अब्रॉड के लिए आप बोल रहे हैं कि 9-10 से स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, ये ना कुछ पेरेंट्स को अवेयरनेस अभी नहीं है। इंडिया में पेरेंट्स हमेशा यही सोचते हैं कि हमें जेई की तैयारी करानी चाहिए, नीट की तैयारी करानी चाहिए, या हमें क्लैट की तैयारी करानी चाहिए। मतलब पेरेंट्स यहाँ पे ना मोर ओवर सिर्फ परसेंटेज और एंट्रेंस प्रिपरेशन पे ही फोकस करते हैं। बट इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी न्यू एज यूनिवर्सिटीज़, जिसे हम 21st सेंचुरी यूनिवर्सिटी कहेंगे, और जिन यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर्स हैं वो आईवी लीग से पढ़ के आके इंडिया में अपना सेटअप कर चुके हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सिमिलर टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का है। बस आपको वीज़ा नहीं लेना, बस आपको आइल्स नहीं करना, बाकी द स्क्रीनिंग प्रोसेस इज़ द सेम, प्रोफाइल बिल्डिंग इज़ द सेम एज पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़। तो लेकिन हमारा जो इंडिया का स्टूडेंट है, इवन पेरेंट हैं, वो सब थोड़ा सा स्टडी अब्रॉड के बारे में जो उनका एक इंक्लिनेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ इंडिया में एजुकेशन का। क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्सपेंसेस तो सेम ही होने वाले हैं। अगर हम इंडिया में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन दिलाते हैं, या ये बाहर अगर हम कोई एडमिशन दिलाते हैं, तो सबका कहीं ना कहीं ड्रीम है कि हम बाहर जाएं, हम अपने बच्चे को बाहर भेजें, पढ़ाएं। तो अभी ये क्या थोड़ा सा चेंज हो रहा है ये कंसेप्शन? देखो, चेंज नहीं हो रहा, ऑप्शंस मिल रही हैं।
जिसके पास बजट अच्छा है, ऑब्वियस है, जिसके एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, जो आईवी लीग में पढ़ना चाहता है, वो ऑफ कोर्स वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेगा। जिन पेरेंट्स को लगता है या जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हम इंडियन एंट्रेंस सिस्टम, क्योंकि इंडिया में जेई का एग्ज़ाम देने वाले 15 लाख स्टूडेंट हैं, नीट का एग्ज़ाम देने वाले 25 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो डीयू में भी बहुत कंपटीशन है जिसके लिए सीयूटी एग्ज़ाम देना होता है। बट पेरेंट्स को कभी कभी ये लगता है कि इतना कंपटीशन में हमारे को बेस्ट कॉलेज अगर नहीं मिलेगा तो हम बेटर है कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि फॉरेन का मतलब सिर्फ एक कंट्री नहीं है, फॉरेन में देयर आर मोर देन 20-25 कंट्रीज जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे आपका जो एक कहते हैं ना कंपटीशन, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंडिया में बहुत कंपटीशन है और रिजर्वेशन सिस्टम भी है। तो हुआ क्या कि जैसे आइल्स और पीटी हम कराते हैं, तो उसमें जब स्टूडेंट आता है स्टडी अब्रॉड का थोड़ा सा ड्रीम लेकर, उनको ये लगता है कि सीयूटी में अगर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन क्रैक कर भी लिया तो 3 साल बाद भी हमें डिग्री के बेसिस पे जॉब नहीं मिलेगी, राइट। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि अगर हम स्टडी अब्रॉड में जाते हैं और अगर हम वहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं तो क्या वहाँ पे जॉब या ये जो सक्सेस है क्या ये गारंटीड है? देखो, गारंटीड तो कुछ भी नहीं होता। इंडियन एजुकेशन सिस्टम और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में आपको एक मेजर डिफरेंस बताता हूँ क्या है। जो इंडिया के ओल्ड स्कूल है या ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू एज यूनिवर्सिटीज़, उस पर भी मैं आऊँगा। इंडिया की जो ओल्ड एज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एक फिक्स करिकुलम है, दे मोर फोकस ऑन थ्योरीज रादर देन प्रैक्टिकल। बट इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आपको केस स्टडी बेस ही पढ़ाया जाता है, आपको लेक्चर्स के लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। वहाँ पे कोई लर्निंग वर्क नहीं होता, वहाँ पे असाइनमेंट्स हैं, रिसर्च वर्क है, मतलब थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, प्योर प्रैक्टिकल है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है एम्प्लॉयबल बन जाता है। कंपनीज उनको प्रेफर करती है क्योंकि कंपनीज को उनको ट्रेन करने में 6-7 महीने 1 साल नहीं स्पेंड करना। ओके, राइट। तो आप मुझे ये बताओ कि जब स्टूडेंट आता है स्टडी अब्रॉड के लिए तो आप ऐसा क्या देखते हो कि आप ओके लिख देते हो कि हाँ ठीक है, यू कैन गो टू स्टडी अब्रॉड, आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप क्या क्या चीज़ें देखते हो जिससे कि कोई स्टूडेंट को आप बोलते हो यू आर एलिजिबल टू स्टडी अब्रॉड? देखो, अगर स्टूडेंट स्टडी बाहर करना चाहता है तो सबसे पहले 3 चीज़ें हम उसकी देखते हैं। फर्स्ट, उसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जाने के लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है। इफ़ यू आर गोइंग टू ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप जर्मन जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं या इटली जा रहे हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और बेसिक फाउंडेशन A1 A2 लेवल का कोर्स करना पड़ेगा। सेकेंडली, एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम होता है SAT, और SAT एग्ज़ाम USA में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। जैसे इंडिया में CUT एक एग्ज़ाम है, वैसे USA में SAT नाम का एक एग्ज़ाम है, और उसमें अगर आपका बेस्ट स्कोर आया था आउट ऑफ 1600, इफ़ यू गेट मोर देन 1550 देन यू विल गेट अ स्कॉलरशिप ऑल्सो। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप लेने की। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोफाइल। प्रोफाइल में स्टूडेंट्स को कम से कम 10 से 12 अपने रिज्यूमे में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। तभी आप बोल रहे हैं कि 9th स्टैंडर्ड से अपना जो ये ड्रीम है उसको अगर फुलफ़िल करना है तो आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है। अगर आप स्टडी अब्रॉड का ड्रीम देख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप उन्हें गाइड करते हैं कि आपका रिज्यूमे, आपकी एक्स्ट्रा रिज्यूमे में क्या डालना है, बेसिकली रिज्यूमे कैसे डेवलप करना है, क्योंकि रिज्यूमे बनाने के लिए भी हमें रिज्यूमे के अंदर कुछ एलिमेंट्स तो डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कितने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस किए, आपने कितने हैकेथन्स में पार्टिसिपेट किया, कितने कंपटीशन आपने अटेंड किए, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स क्या हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, आपके टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, आपके पीपल स्किल्स क्या हैं, आपके सोशल स्किल्स क्या हैं। वो आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कितने रिसर्च पेपर्स लिखे, ये सब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं अब्रॉड में। ओके, तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है जब कोई स्टूडेंट या पेरेंट आपके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए और वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे को बाहर पढ़ने जाना है? कुछ केसेस में आप स्ट्रेट नो बोल देते होंगे कि नहीं, आपका बच्चा तो जा ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर पेरेंट्स बच्चे को किसी टॉप यूनिवर्सिटी में डालना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ही बच्चा एम्प्लॉयबल होगा, और टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बच्चे का प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, सैट का स्कोर स्ट्रांग होना चाहिए,
उसके एकेडमिक स्कोर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ्रॉम 9, 10th, 11, 12 कुछ यूनिवर्सिटीज़ चारों 4 ईयर्स का पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड का एवरेज चेक करती है। सिर्फ 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता। तो ये सब नहीं है तो बच्चा अब्रॉड नहीं जा सकता? जा सकता है अब्रॉड जाना। देखो, अब्रॉड जाने का पर्पस मैं क्लियर कर दूं कुछ पेरेंट्स को और कुछ बच्चों को भी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ अब्रॉड जाना चाहते हैं कि हमें वहाँ बस सेटल होना है। वो किसी भी टाइप के कॉलेज या किसी भी टाइप की लो ग्रेड कॉलेज में भी जाके खुश है। लेकिन यहाँ पे एज ए टीचर, एज ए करियर काउंसलर, एज ए प्रोफाइल बिल्डर, मेंटर, मैं हमेशा पेरेंट्स को यही सजेशन देता हूँ कि आप अगर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो आपको सबसे पहले बच्चे के टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जो इंडिया से भी अच्छी रैंक रखती है वर्ल्ड रैंकिंग में, उसी को ही टारगेट करना चाहिए। उससे आप हमेशा सिक्योर फील करेंगे, आपकी जॉब भी सिक्योर रहेगी और आपको वहाँ पे सेटलमेंट भी मिल जाएगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे तक आती है ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिसके पापा इज़ द ओनली मेंबर, अर्निंग मेंबर, मदर इज़ अ होम मेकर, छोटा भाई बहन है जो पढ़ रहा है, लेकिन उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन और उसका जो प्रोफाइल आपने बताया वो काफ़ी अच्छा है, वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, उसके अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं उसका, लेकिन उसके पापा का उतना इनकम नहीं है जिसमें कि वो उनको स्टडी अब्रॉड के लिए अफोर्डेबिलिटी का जो बात आती है, तो उसको कैसे आप सॉर्ट कर पाते हैं? अगर बच्चे का, हम 2 चीज़ें इस टाइम पे लेंगे, बच्चे का प्रोफाइल अच्छा है बट पापा की इनकम ज़्यादा नहीं है, उस टाइम पे क्या करेंगे? देखो, एक ऐसा मिथ है पेरेंट्स के माइंड में और बच्चों के माइंड में कि जिनके पास बहुत मनी है, बहुत अफोर्डेबिलिटी है, सिर्फ वही फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है। देयर आर फ्यू कंट्रीज लाइक इटली, लाइक जर्मनी, लाइक फ्रांस एंड यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियन एजुकेशन की कॉस्ट पे ही आप फॉरेन एजुकेशन ले सकते हैं। और इटली तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी देता है। जर्मनी आपसे कोई ट्यूशन फी चार्ज नहीं करता। लिविंग एक्सपेंसेस अगर आपको बियर करने हैं तो आप वहाँ पे जाके पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए वो अफोर्डेबल हो जाता है अगर उनकी प्रोफाइल वाकई में अच्छी है। तो क्या ये कंट्रीज जो आपने बताई, यहाँ पर भी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एम्प्लॉयबल बनाती हैं किसी स्टूडेंट को? टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं है? आप वर्ल्ड QS रैंकिंग यूनिवर्सिटीज, CWR रैंकिंग, टाइम्स रैंकिंग, ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप गूगल पे जाइए, आप चेक कीजिए, आपको हर कंट्री की टॉप 10 यूनिवर्सिटी मिलेंगी। और इनफैक्ट टॉप 200 वर्ल्ड में जर्मनी, फ्रांस, इटली, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की टॉप 200 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ओके। तो लेकिन अभी आपने अपने पॉडकास्ट में जब शुरू किया था तो आपने बताया था कि इंडिया में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अभी आ गई हैं जो बहुत अच्छे रैंकिंग पे हैं, आईवी लीग के पैरामीटर को सेट करती हैं, लेकिन उनको अभी रैंकिंग नहीं मिली है, बट उन्होंने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। लेटर ऑन 3 से 4 साल के अंदर अंदर इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि अभी इंसेप्शन स्टेज पे है। अभी वो 3-4 साल पहले डेवलप हुई है। आई कैन नेम फ्यू ऑफ देम, जैसे अशोका यूनिवर्सिटीज, फ्लेम यूनिवर्सिटीज, मास्टर यूनियन, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी, क्रिया यूनिवर्सिटी, शिवनादर यूनिवर्सिटीज। आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स ने इनके नाम भी नहीं सुने। हाँ, कुछ तो मैंने भी नहीं सुने, बट शिवनादर, अशोका आई एम अवेयर ऑफ। एंड मैं देख रही हूँ कि ऋषिहुड यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, ये जब 3-4 साल बाद, 5 साल बाद अपने एलुमनीज को जब प्लेस कर देंगे और जब उनके बढ़िया बढ़िया पैकेजेस लगेंगे, तब पेरेंट्स को अपने जो पीयर ग्रुप से इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि इंडियन मेंटालिटी क्या है कि वो पहले आसपास देखते हैं, सबसे पूछते हैं, उसके बाद कहीं ज्वाइन करते हैं। जबकि एज ए टीचर ओनर या एज ए करियर काउंसलर मैं हमेशा पेरेंट्स को इधर उधर की बातें नहीं बताता, मैं रिसर्च करके बताता हूँ कि आपको फ्यूचर में कौन से करियर्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इमर्जिंग होगी, हम उसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि इंडिया में बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो अभी हमने बात की थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, सब प्रोफाइल उसका मैच हो रहा है जाने के लिए। तो आपने बताया कि कौन कौन से कंट्रीज़ में अगर फंड लो भी है तो बच्चा जा सकता है, एम्प्लॉयबल बन सकता है। बट कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने बच्चे को सिर्फ कनाडा ही भेजना है या US ही भेजना है या UK ही भेजना है, तो आप उनको मना कर देते हैं या वहाँ भी पॉसिबिलिटी है अगर मिडिल क्लास फैमिली से कोई स्टूडेंट जा रहा है तो? मैम, जैसे ना फैशन हमेशा चेंज होता है, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, स्टडी अब्रॉड इंडस्ट्री में भी ट्रेंड्स डे बाय डे चेंज हो रहे हैं। आज से 1 साल पहले लोग US से जाना पसंद करते थे, आज से 3 साल पहले लोग कनाडा जाना पसंद करते थे,
अब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कनाडा जा रहे हैं क्योंकि उनको अपने जो नोन है, जो कनाडा ऑलरेडी काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वहाँ से फीडबैक मिल रहा है कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ पे प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है, वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉब्लम है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। अभी 1 महीना पहले ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किया, यूएस वीज़ा के नॉर्म्स में चेंजेस किए, $1 लाख फीस कर दी। अब यूएस से जाने के लिए स्टूडेंट्स मना कर रहे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, जर्मनी जैसी कंट्री, इवन जापान, साउथ कोरिया जो कभी लोगों ने सुना ही नहीं होगा, दे आर वेलकमिंग स्टूडेंट। एंड वाई दे आर वेलकमिंग स्टूडेंट? बिकॉज उनकी पॉपुलेशन एजिड है। वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के जो नेटिव स्टूडेंट्स हैं वो हायर स्टडीज़ नहीं करते। जितना ब्रेन इंडियंस में है, चाइनीज़ में है, उतना ब्रेन पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। और उन्हें यूथ भी चाहिए, उन्हें यूथ चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो एजिड पॉपुलेशन है वहाँ पे यूथ नहीं। तो अगर आपके पास फॉर दैट मैटर आज की डेट में अगर कोई स्टूडेंट आता है करियर काउंसलिंग के लिए 9-10 स्टैंडर्ड से, आप सीधा ही उसको स्टडी अब्रॉड की तरफ पुश करते हैं या बोलते हैं कि इंडिया में रहो, इंडिया में करियर बनाओ, इंडिया में एम्प्लॉयबल हो? आपका फर्स्ट वो क्या होता है सजेशन जो आप किसी भी पेरेंट या स्टूडेंट को देते हैं? क्योंकि मैंने देखा है अगर कुछ प्रोफाइल्स मैंने आपके पास भेजे और आपने स्ट्रिक्टली नो भी कर दिया, तो मुझे देखना है कि आप उन्हें सबसे पहला सजेशन उनका प्रोफाइल देखकर क्या देते हैं। देखो, मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि इंडिया का सारा ब्रेन जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी चला जाए। मैं एज अ करियर काउंसलर पहले बच्चे का असेसमेंट करता हूँ, उसकी साइकोमेट्रिक एनालिसिस करता हूँ, उसका मैं एप्टीट्यूड चेक करता हूँ, उसके क्वेरीज चेक करता हूँ, उसके स्किल्स चेक करता हूँ अकॉर्डिंगली, और उसके पेरेंट्स का एस्पिरेशंस चेक करता हूँ। और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो इंडिया में बहुत अच्छे हैं और कुछ ऐसे अपकमिंग कोर्सेज हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एआई की बात करते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें एआई करना है। अब एआई की फैकल्टीज़ अभी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आई नहीं है, अगर आई भी है तो वो भी ट्रेनिंग ले रही हैं। और अगर हम बात करें चैट जीपीटी की या क्लाउड की या डीप सी की, इंडिया में तो कोई डेवलप हुआ ही नहीं अभी तक, एआई अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। तो जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन, जो बच्चा कहता है कि मुझे 5 साल आगे का सोचना है, तब मैं उसको कहता हूँ कि तू फॉरेन यूनिवर्सिटी चला। इसका मतलब उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी नीड के बेसिस पे आप उन्हें गाइड करते हैं। हम तो उसके करियर एस्पिरेशंस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या जब स्टूडेंट अब्रॉड जाता है तो आप उसे ये ज़रूर बोलते हैं कि आप पार्ट टाइम करके अपना एटलीस्ट अकोमोडेशन या फूड का थोड़ा सा खर्चा निकाल सकते हैं? ये कितना सच है? देखो, ऐसा ना पेरेंट्स के माइंड में और बच्चों के माइंड में एक मिथ है कि पार्ट टाइम जॉब जो होती है ना, उसमें हम किसी पेट्रोल पंप पे जॉब कर लेंगे या किसी ग्रोसरी स्टोर पे जॉब कर लेंगे। अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, सपोज आपका एक स्टूडेंट है, उसको मैं 9, 10, 11, 12 में 4 साल उसकी प्रोफाइल बिल्डिंग करता हूँ, मैं उसको एआई सिखा देता हूँ, मैं उसको चैटबॉट बनाना सिखा देता हूँ, मैं उसको वीडियो एडिटिंग भी सिखा देता हूँ, मैं उसको ईमेल मार्केटिंग भी सिखा देता हूँ, मैं उसको कम से कम 7-8 ऐसे कोर्सेज करा देता हूँ जिससे एक तो उसकी प्रोफाइल एनहेंस हो जाएगी, दूसरा उसका रिज्यूमे डेवलप हो जाएगा, तीसरा अगर उसने इंटर्नशिप की होगी उसको तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस होगा। तो अगर वो बच्चा कहीं भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद किसी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ की कंट्री की अप्रोच करता है तो उसकी प्रोफाइल के बेसिस पे उसको वाइट कॉलर जॉब भी मिल जाती है। ऐसा लोगों को नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली में जो पंजाब और हरियाणा का ट्रेंड है कि बस बाहर चले जाओ कोई भी काम कर लो, बट दिल्ली के स्टूडेंट्स का, एनसीआर के स्टूडेंट्स का ऐसा ट्रेंड नहीं है। दे आर मोर एक्सपीरियंस देन पंजाब हरियाणा स्टूडेंट्स। आई एम नॉट नहीं, आई अंडरस्टैंड आपका जो फीलिंग है। तो अगर इंडियन यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा काम करता है तो आज भी बहुत टैबू मानते हैं कि अगर कोई बच्चा पार्ट टाइम कोई भी जॉब कर रहा है तो वो अभी इंडिया में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। मैम, मेरे पास बहुत सारे ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम पार्ट टाइम जो है डिजिटल मार्केटिंग कर लेंगे या ईमेल मार्केटिंग कर लेंगे या किसी स्टूडेंट को पढ़ा देंगे। तो जब इंडिया की दूसरी स्टेट से आके डीयू में जो बच्चा पढ़ता है वो शाम को पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, तो इंडियन स्टूडेंट क्या बाहर जाके पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता? एब्सोल्युटली। ठीक है, तो हम इंडिया की स्टडी पे अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम करियर पे बात कर रहे हैं, तो अभी हम स्टडी अब्रॉड को फोकस कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा इंडिया के करियर की तरफ आऊँ, उससे पहले मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल करना है
कि आप जब कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप उनको 4 या 5 कोई ऐसी मैंडेटरी स्किल्स जो आप कहते हैं भाई ये यहाँ से कर जा तो पक्का तेरा फ्यूचर तेरे को ज़िंदगी भर काम आएगा, और ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रुचि मैम, ये सब आप ऑलरेडी करा रहे हो आप ऑलरेडी करा रहे हो इन सब चीज़ों को। एक बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स उसके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वहाँ पे उसको किसी से बात करनी है, जॉब लेनी, तो उसकी पर्सनैलिटी प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए। और अगर वो कोई भी काम करता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम करता है, हर इंडस्ट्री को आज की डेट में मार्केटिंग की ज़रूरत है। और आज की डेट में जो मार्केटिंग चल रही है वो डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे वो लिंक्डइन मार्केटिंग हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, सब लोग अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं और ये सब चीज़ें आप करा ही रहे हो। लेकिन वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन सबको करने के लिए भी चाहिए होते हैं, ये मैंडेटरी स्किल्स हैं और ऑलरेडी आपका इंस्टीट्यूट इन सब चीज़ों को करा रहा है। वेरी नाइस, आई एम सो ग्लैड कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज हम तो ये सब समझाते हैं, बट जब किसी एक्सटर्नल फैकल्टी से, एक्सटर्नल मेंटोर से ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अभी लोग समझने लग गए हैं पर्सनैलिटी ग्रूम्ड है तो प्रॉब्लम क्या है। पूरी लाइफ अगर आपको अच्छे से खाना आता है, बैठना आता है, उठना आता है, बात करना आता है, अपने आप को कैरी करना आता है, 5 सेकंड में आप अपना इंप्रेशन अच्छे से किसी पे छोड़ सकते हैं, और आपको पता है कि बॉडी लैंग्वेज, करेक्ट बॉडी लैंग्वेज क्या है, आई कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो प्रॉब्लम कहाँ है। पर्सनैलिटी ग्रूम्ड होना इज़ अ प्लस इवन फॉर द लाइफ टाइम, इवन फॉर योर जनरेशन। आप ये लेगेसी दे सकते हैं अपनी आने वाली जनरेशन को। और स्पोकन इंग्लिश आपको पता ही है, हमें पता है, ग्लोबल लैंग्वेज है। इंडिया में भी कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू क्लियर करने तक ही सिर्फ वो नहीं है, जॉब निभाने के लिए या कंट्री में आके अपने आप को पूरा एस्टैब्लिश करने के लिए स्पोकन इंग्लिश तो हमेशा ही काम आता है। तो जब कोई आइल्स करने आते हैं, हम उन्हें बोलते हैं आप आइल्स का कितने महीने में कोर्स करा दोगे, क्या करेंगे हम, तो हम उन्हें बोलते हैं कि थोड़ा इंग्लिश भी सीख लो क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। और प्लस ऑब्वियसली आपने जो स्किल्स का नाम लिया वो इंडिया में भी उनकी उतनी नीड है जितनी अब्रॉड में। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो बच्चे को चाहिए, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स। क्योंकि आपको पता है कि आजकल मोस्टली बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ ले और मैं जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ मैं उसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करूँ। तो डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स वाले कोर्सेज भी, स्किल्स भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े से सेकंड लेवल पे आते हैं और आई थिंक आप ये वाले कोर्सेज भी कराते हैं। जी, डेटा एनालिटिक्स हमारे इंस्टीट्यूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर एक स्किल बेस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो आई एम सो ग्लैड कि यहाँ जो हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के लिए और स्किल्स को एनहांस करने के लिए, स्टडी अब्रॉड के स्टूडेंट के लिए भी ये सब स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। मैम, ये सिर्फ स्टडी अब्रॉड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज आर ग्लोबल स्किल्स नाउ। एब्सोल्युटली। तो सर, स्टडी अब्रॉड के बारे में इतनी बात करी, लेकिन इंडिया के बच्चे जो इंडिया में ही रहना चाहते हैं, आपकी तरह मेरी तरह वो इंडिया से प्यार करते हैं और उनका पेरेंट भी चाहता है कि इंडिया में करियर बनाओ, बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी जो ये अवेयरनेस है ये अभी बहुत कम है। तो इंडिया में ऑप्शंस साइंस के स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए एंड आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, इतना आप हमें गाइड कीजिए, हमारी ऑडियंस को गाइड कीजिए। मैम देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो पेरेंट है, आई एम सॉरी टू से, इंडिया के पेरेंट्स ना थोड़े से नैरो माइंडेड है। यहाँ पे पेरेंट्स की ना हर्ड मेंटालिटी है। हर्ड मेंटालिटी का मतलब भेड़ चाल। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सब जाएंगे, सब साइंस लेंगे तो सबको वही कोर्स चाहिए। अब एआई मशीन लर्निंग आ गया तो सबको वही एआई मशीन लर्निंग करना है। अच्छा। एक्चुअली इंडियन पेरेंट्स जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा करियर्स को एक्सप्लोर नहीं करते। बट एज ए काउंसलर मैंने पहले भी बताया और अभी दोबारा से बता रहा हूँ कि जब मैं बच्चे का एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट करता हूँ, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके बेसिस पे हम बच्चे को टॉप 10 करियर्स बताते हैं। अब वो टॉप 10 करियर्स ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ डॉक्टर ही होगा, वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी हो सकती है, बायो इन्फॉर्मेटिक साइंस भी हो सकती है, वो फार्मास्यूटिकल भी हो सकती है, वो ड्रग इंस्पेक्शन भी हो सकती है। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ करियर्स इन एवरी फील्ड, और वो एआई रिपोर्ट आपको टॉप 10 करियर्स के बारे में बता देगी। फिर उन टॉप 10 करियर्स के बारे में आपको डिटेल में जाने के लिए हमारी जो टीचवेल की वेबसाइट है
उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसमें करियर लाइब्रेरी है और उस करियर लाइब्रेरी में मोर देन 500 करियर्स का हमने पूरा डिटेल दे रखा है। बट 500 करियर्स को पेरेंट्स एक साथ नहीं देख पाएंगे, तभी हम पहले बच्चों की असेसमेंट करते हैं, उसके लिए बेस्ट सुटेबल टॉप 10 करियर्स निकालते हैं और उन टॉप 10 करियर्स के बारे में पूरा 2 घंटे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हर करियर को 15 से 20 मिनट देते हैं और फिर स्टूडेंट को 1 हफ्ते का 10 दिन का पूरा रिसर्च का टाइम देते हैं। वो यूट्यूब देखे, वो इधर उधर से अपने फ्रेंड से बात करे, वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जाए, वो आर्किटेक्चर में जाए, वो जीनोम टेक्नोलॉजी में जाए। हमें इंडियन पेरेंट्स को यही मेरे को गाइडेंस देनी है कि पुराने आउटडेटेड फ़ोन्स हम जब यूज़ नहीं करते, गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते, तो करियर पुराना क्यों यूज़ करते? वेरी गुड। आपको करियर सोचना चाहिए जो 21st सेंचुरी करियर, जो 2030 में या 2035 में जो करियर टॉप पे होगा, हमें उन करियर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए रादर जो करियर्स ऑब्सोलीट हो रहे हैं। पेरेंट्स के पास जो न्यूज़पेपर के थ्रू इन्फॉर्मेशन होती है वो करंट करियर्स की होती है, ऑब्सोलीट करियर्स की उन्होंने खुद इन्फॉर्मेशन इधर उधर से पूछी होती है। जो इधर उधर के लोग उनको गाइडेंस देते हैं वो दे आर नॉट प्रोफेशनल करियर काउंसलर, राइट। they are informal, they are sharing their experiences, their child's experiences with you, they are not career counselors, right. career counselors हमेशा रिसर्च करते हैं कि फ्यूचर में कौन से करियर सरवाइव करेंगे, कौन सी जॉब्स बचेंगी, कौन सी जॉब्स नहीं बचेंगी, उसके बेसिस पे करियर प्लानिंग होनी चाहिए। राइट। तो आपने एक लिंक की बात करी, आप हमारी ऑडियंस के लिए वो लिंक ज़रूर दीजिएगा। हम अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ज़रूर उसको पेस्ट करेंगे सो दैट एटलीस्ट पेरेंट को, स्टूडेंट को ये तो पता चले, चाहे वो 500 करियर के बारे में डिटेल ना पढ़ सके बट उन्हें समझ में आएगा कि आपके पास, आपकी कंपनी के पास, आपकी टीम के पास इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, इतनी रिसर्च है, ताकि उनका और विश्वास बढ़े कि वो आपके पास बेधड़क आएँ और करियर काउंसलिंग लें अपने बच्चे के लिए। बिल्कुल मैम, हम पेरेंट्स के लिए हमने एक और चीज़ कर रखी है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है करियर्स के ऊपर, जिसमें जो भी नए करियर्स, इमर्जिंग करियर्स आते हैं, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहती है। पहले कोई नया कोर्स फॉरेन यूनिवर्सिटी में आता है, 4-5 साल बाद वो इंडिया में आता है, तो हम वो 5 साल पहले जो आने वाला कोर्स है उसको अभी से ही हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बताना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर मान लो वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इंडिया में उनको वो वाला कोर्स नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट वो मास्टर्स करने के लिए 1 साल के लिए या 2 साल के लिए भी जा सकते हैं अगर वो इंडिया में वो करियर अवेलेबल नहीं हुआ तो आपके पास किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट आए, सब चीज़ों का सॉल्यूशन है आपके पास। तो ये जो अभी अगर स्टूडेंट आपके पास मान लो 12th क्लास के बाद आता है और उसका 9, 10, 11, 12 बहुत ही एवरेज मार्क्स के साथ अभी चला गया है, 12th में मान लो उनके 50-60% मार्क्स आए, तो क्या वो उनके पास भी अभी कोई ऑप्शंस हैं करियर को चूज़ करने के? मैम एज ए करियर काउंसलर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं मार्क्स को कंसीडर करता ही नहीं। मैं करियर और मार्क्स दोनों सेपरेट थिंग्स हैं, बोथ आर सेपरेट। एजुकेशन अलग है और स्किल अलग है। अब एक बच्चा अच्छा शेफ है, एक बच्चा अच्छा क्रिकेटर है, तो उसके लिए मार्क्स मैटर नहीं करते, राइट। तो हमें यही तो असेसमेंट करनी होती है बच्चे को कि अगर उसके पेरेंट्स वरीड हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर रहा लेकिन वो एक अच्छा वीडियो एडिटर है, वो एक अच्छा ई गेमर है या वो एक अच्छा डिज़ाइनर है, तो उसके लिए डजेंट मैटर मार्क्स क्या है। आपके 50% मार्क्स भी आ जाए बट आपका स्किल स्ट्रांग है, स्किल्स आर गोइंग टू पे योर बिल्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस स्लोगन इज़ वेरी गुड, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। तो सर आप मुझे एक बात बताइए, इससे बच्चों को अभी ये नहीं समझ में आएगा आपका पॉडकास्ट देखे कि हम पढ़ाई क्यों करें जब 50% मार्क्स वाले बच्चे के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं? मैम देखो मेरी बात सुनो, आई विल बी वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट। अगर एक बच्चे को पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं कि तू मार्क्स ले आ, तो अगर एक बच्चे को वाइट कॉलर जॉब चाहिए, मैनेजर लेवल की जॉब चाहिए, हाई पैकेज चाहिए, तब तो उसको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे और तब उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्किल्स, कितने ऐसे शेफ हैं जो मास्टर शेफ में पहुंच रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा लिमिटेशंस ये है कि अपॉर्चुनिटीज स्किल बेस्ड प्रोग्राम में कम होती है, इसलिए पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा पढ़ाई कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, बट ये है कि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, इनिशियल डेज में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उतनी स्ट्रगल
अगर वो अपनी एजुकेशन पे लगा लें, अपने रिजल्ट पे लगा लें, अपने एंट्रेंस प्रिपरेशन में लगा लें, तो वो स्ट्रगल फॉर एवर की स्ट्रगल से वो फ्री हो जाएगी। एक्चुअली ना ये ट्रेंड क्या चल रहा है, स्टूडेंट ना आज की डेट में सामने वाले बच्चे को देख के कि उसके पास कौन सी गाड़ी है, वो कौन से कॉलेज में है, वो कैसे कपड़े पहनता है, उसका क्या अभी उठना बैठना है, लाइफस्टाइल है, तो दूसरों को देख के थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करते हैं, पर अपना ऑडिट नहीं करते हैं कि हम में कहाँ कमी है, हम क्या करें अपनी लाइफ के लिए कि हम बड़े बन जाए, हमारा करियर सक्सेसफुल हो जाए, हमें थोड़ा लाइफ आगे की अगर अभी दे दें हम अपना एक थोड़ा सा टाइम, थोड़ी मेहनत कर लें, तो हमारी आगे की लाइफ कितनी शॉर्ट हो सकती है। तो थोड़ा अपना ऑडिट बड़ा ज़रूरी है अभी स्टूडेंट के लिए, कि औरों को ना देख के कि वो क्या कर रहे हैं, खुद को देखें कि अभी हमें क्या और करने की ज़रूरत है। ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। इसलिए पेरेंट्स हम जैसे काउंसलर्स के पास आते हैं कि सर आप 1 घंटा एटलीस्ट दीजिए और इसको थोड़ा सा आईना दिखाइए कि ये बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। और ऑफ कोर्स हमारे मोटिवेशन से और हमारे डायरेक्शन से और रियल टाइम केस स्टडीज से बच्चे को कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलती है और मोटिवेशन जरूर मिलता है। ओके, तो अगर उन्हें एक्चुअली वो 12th में 50% मार्क्स वाले ट्रैप में नहीं घुसना है, तो आपका और मेरा दोनों का सजेशन यही रहेगा कि उनको 9 से 10 से ज़रूर एक करियर काउंसलिंग सेशन कराएं, जिसमें आपकी शायद बहुत नॉमिनल फ़ी है, अगर आप बता सकें तो। मैम फीस तो है 2500 रुपीज़ एक सेशन की, और उसके बाद बच्चे को चाहिए प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह करनी है तो उसके अलग अलग पैकेजेस हैं। बट ये है कि शॉर्ट सक्सेस है अगर वो अच्छे से करियर काउंसलिंग कराते हैं, असेसमेंट्स कराते हैं, आपके पास आते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से अपना आगे का पाथ बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। मैम आप किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाओ, डाइटिशियन तो डाइट प्लान बना के देगा, लेकिन उसको फॉलो तो करना पड़ता है ना, डिसिप्लिन तो रखना पड़ता है ना। एज ए करियर काउंसलर मैं भी उनको पूरा रोड मैप बना के दूंगा, लेकिन अगर वो उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई श्योर शॉट गारंटी नहीं है, लेकिन अगर वो उसको फॉलो कर लेंगे तो श्योर शॉट गारंटी है। तो 1-2 स्किल्स बता दीजिए, अगर किसी ने नीट डॉक्टरेट में नहीं जाना है, तो वो साइंस का बच्चा जिसने बायो ली, वो 1-2 बहुत अच्छे कोर्सेज आप बता दीजिए जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे उनका करियर बन सकता है। देखो यूनिवर्सिटीज़ कभी भी करियर नहीं बनाती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, यूनिवर्सिटीज़ आपको सिर्फ एजुकेशन देगी, आप उस एजुकेशन को किस तरीके से ग्रैब करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाके सिर्फ पढ़ाई करते हैं या आप साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी में भी प्रोफाइल बनाते हैं, आप कितना इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने कॉलेज सोसाइटीज़ में जाते हैं, आप कितने इंटर्नशिप्स करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, फैकल्टीज़ के साथ कितना इन्वॉल्व रहते हैं, अपने आप को सब क्राउड से अलग रखते हैं, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। गॉट इट। तो सर अभी ना क्या हो रहा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर ना बहुत बड़ा ऐसे स्केयर फैला हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट CUT का एग्ज़ाम देने से पहले पेरेंट भी उनके साथ थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, लेकिन ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में इंडियन पेरेंट को, चाहे वो CUT एग्ज़ाम हो, चाहे वो SAT हो फॉरेन कंट्री के लिए, बट और कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक तो मुझे ये सवाल करना है, उन एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कितनी स्मूथली जा सकती है ये उनको पता ही नहीं है। देखिए मैम, अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें तो सबसे पहले हम अगर इंडिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इंडिया में 10th के बाद बच्चे एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो सबसे बेटर है, क्योंकि 11th क्लास में उनके ऊपर बोर्ड की क्लास का बर्डन नहीं होता, जिससे वो अपना एंट्रेंस का पूरा फोकस कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो सबको पता है JEE होता है या नीट होता है, और CUT भी साइंस स्टूडेंट देते हैं, क्योंकि देयर आर वेरियस कोर्सेज इन अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे JEE और नीट के में, क्योंकि उसमें बहुत कंपटीशन है, लेकिन नीट के और JEE के अलावा CUET के बेस पे भी उनको काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। और साइंस स्टूडेंट अगर SAT दे दे, अब जैसे SAT का एग्ज़ाम तो कहते हैं कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, USA के लिए होते हैं, सिंगापुर के लिए होते हैं, लेकिन देयर आर मोर देन 42 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया जो SAT के बेसिस पे BTech में एडमिशन देती हैं, ये लोगों को पता ही नहीं है, राइट। और CUT तो सबको पता है, और अभी इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIMs का आपने नाम सुना होगा, वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 ईयर्स का दे रहे हैं मैनेजमेंट का, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इवन अभी 2 दिन पहले IIM बेंगलोर ने AI और इकोनॉमिक्स के ऊपर एक ब्लेंडेड कोर्स निकाला है, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स निकाला है। तो ये सब एंट्रेंस एग्जाम ना 12th के मिड में ही हो जाते हैं।
बोर्ड के एग्जाम्स के बाद तो सिर्फ CUT होता है। तो इसलिए मैं बच्चों को यही प्रेफर करता हूँ कि 10th के बाद अपना एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और एक क्लैट का एग्ज़ाम होता है लॉ के लिए, एक डिज़ाइनिंग का एग्ज़ाम होता है, निफ्ट का एग्ज़ाम होता है, नेट का एग्ज़ाम होता है। ये सब एग्ज़ाम 11th क्लास में प्रिपेयर करके 12th के मिड तक फ्री हो जाए, ताकि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना है तब एप्लीकेशन अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी, और अगर इंडियन यूनिवर्सिटी में जाना है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, तब भी एप्लीकेशन फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये सारी एप्लीकेशन फाइलिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की हो, चाहे वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की हो, चाहे वो लिबरल यूनिवर्सिटीज़ की हो, सब एंट्रेंस की प्रिपरेशन टीचवेल आपको करवाता है। वेरी नाइस। और ये कितना बड़ा इंसाइट है कि 12th क्लास में मोस्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाते हैं, जबकि इंडिया में या हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सबको ये लगता है कि 12th क्लास के बाद ही सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम थे, इसीलिए लोग शायद 1 साल का ड्रॉप भी लेते हैं। वो ड्रॉप इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं होती है, और कई लोग सोचते हैं कि 12th क्लास के बाद बोर्ड के पहले हम बोर्ड पे फोकस कर लें, फिर हम एंट्रेंस दे देंगे, लेकिन उनकी रैंक अच्छी नहीं आती है, इसलिए फिर उनको ड्रॉप लेना पड़ता है। और जो लोग ड्रॉप नहीं लेते वो एक एवरेज कॉलेज या बिलो एवरेज कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन जो अवेयर पेरेंट्स होते हैं वो 10th क्लास के बाद ही काउंसलिंग लेते हैं, अपना पूरा 2 साल का रोड मैप बनाते हैं और प्रॉपर तरीके से एंट्रेंस की तैयारी करते हैं। ये सिर्फ JEE और नीट की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों की बात भी कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। तो जैसे हमने स्टडी अब्रॉड के बारे में बात की थी कि 2-3 ऐसी स्किल्स जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। 11th-12th में अभी स्टूडेंट है तो ऐसी और कौन सी 2-3 स्किल्स हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ, और क्या ऐसा वो करे जिससे कि उसका थोड़ा सा एज क्रिएट हो जाए और वो थोड़ा 2 स्टेप और आगे आ जाए? देखो, अगर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ, कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करूँ या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट की बात करूँ, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMS में एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, एक स्टूडेंट A ने भी क्लियर किया, स्टूडेंट B ने भी क्लियर किया, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे एक बच्चे ने अदर एक्टिविटीज़ भी की हुई हैं, जिसे हम प्रोफाइल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, इंटर्नशिप्स की हुई हैं, सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, या स्टार्टअप इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स इंटरव्यू वाली पैनल वाले किसको सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर आप मान लो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो और आप फैशन डिज़ाइनिंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपने अपना कोई प्रोफाइल बना रखा है, पोर्टफोलियो बना रखा है, आपने डिज़ाइंस बना रखे हैं, आपने कोई वीडियो बना रखा है, आपने कोई पॉडकास्ट बना रखा है, और उसका इंटरव्यू के टाइम पे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट एन एज। हमारे सक्सेस मंत्रा पॉडकास्ट के स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए एक करियर की बातों से थोड़ा सा अभी हट के आप अभी सबसे बड़ा गैप स्टूडेंट में, यूथ में क्या देख रहे हैं? स्टूडेंट और यूथ में सबसे बड़ा गैप पता है क्या है कि स्टूडेंट और यूथ को ये लगता है कि मैं जो इंस्टाग्राम या रील से या यूट्यूब से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ वो सफिशिएंट है, ठीक है ना। लेकिन आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमें सब कुछ पता है। और पेरेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स आर नॉट रिसर्चिंग द न्यू एज करियर्स। वो न्यू एज करियर्स के लिए पेरेंट्स ना तो पॉडकास्ट देख रहे हैं, ना कोई यूट्यूब देख रहे हैं। पेरेंट्स अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में इतने एनग्रॉस्ड हैं कि वो सिर्फ आसपास के लोगों से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं कि बच्चे को क्या कराएं, कौन सा कोर्स कराएं, क्या चल रहा है। अरे क्या चल रहा है ये हमें कोर्स नहीं कराना, क्या चलेगा फ्यूचर में वो कोर्स कराना है। या बच्चे का पैशन और इंटरेस्ट किसमें है, वो अपनी 3 चीज़ें भी थोपने की कोशिश करते हैं। वो तो 3 इडियट्स मूवी आपने देखी है, जिसमें आमिर खान ने कहा था, मैसेज दिया था, जो पेरेंट्स ने भी देखी होगी, कि जो बच्चे के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी से रिलेट करता है, जो बच्चे का पैशन है, उसी कोर्स को, उसी करियर को अडॉप्ट करो। इसी के लिए हम स्टूडेंट्स की प्रॉपर करियर काउंसलिंग और पूरी साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं, ताकि हम रियल वैल्यूज़ पे बच्चे को गाइड कर सकें। वैल्यूज़ की आपने बात करी, तो करियर से अभी थोड़ा सा हट के अगर आज की बच्चे को आप थोड़ा वैल्यू एडवाइस देना चाहें कि आपकी नेचर में, आपके आपके नॉर्मल लाइफ में ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो आप अडॉप्ट करो तो आपको एज ए गुड ह्यूमन बीइंग या एक थोड़ा सा अच्छा इंसान बनने में हेल्प करेगा? मैम, आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो जेन ज़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको पता है आजकल जेन ज़ी प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले तो जेन ज़ी को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, एम्पथाइज होना चाहिए, और एक सीनियर की बात को सुनना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ अपने आप कर लेंगे। एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। राइट। और जेन जी को ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता,
और एक्चुअली में प्रॉब्लम डिस्टेंस ये है, पेरेंट्स को इसलिए नहीं पता क्योंकि पेरेंट्स आउटडेटेड बात करते हैं। मैं सारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, बट 95% पेरेंट्स जो है वो आउटडेटेड बात करते हैं और जेनजी को लगता है कि नहीं हमें कुछ न्यू करना है। तो ये गैप को फुलफिल करने के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को मेरे पास या किसी भी करियर काउंसलर के पास आना चाहिए, ताकि इनके बीच में जो ब्रिज है वो मैं बना सकूँ। जेनजी की हमने बात की, पेरेंट्स की हमने बात की, उनके जनरेशन गैप के बारे में बात करी। पेरेंट्स को अगर मान लो अवेयरनेस नहीं है कि अभी क्या चल रहा है, बट जेनजी भी तो अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट होके ही तो अपनी चीज़ें चुन रहा है। वो भी कहाँ अभी सुन रहे हैं किसी और ऐसे लोगों की बात। जैसे कि मेरा एक फेवरेट एक काम है जो एक मेरी फेवरेट बात है जो मुझे लगता है कि मैं सबको बोलती हूँ, जब आपको कपड़े कौन से पहनने हैं, फैशन कौन सा ट्रेंड यूज़ करना है, या आपको खाना खाने कहाँ बाहर जाना है, तब अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, क्योंकि उनका और मेंटल लेवल आपका बिल्कुल सेम है। बट अगर आपको करियर की बात करनी है, अगर आपको जॉब की बात करनी है, अगर आपको सक्सेस की बात करनी है, तो थोड़ा उन लोगों से बात करो जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, ना कि आप अपने एज ग्रुप से बात करो, क्योंकि उनका माइंड और आपका माइंड सेम तरीके से मैच्योर हुआ है। बस वही मैं कहना चाहूँगा, ऐसे सिर्फ 20% स्टूडेंट हैं जो किसी करियर के काउंसलर के पास जाके उससे पूरी डिस्कशन करते हैं। बाकी जो 80% है जो सेल्फ डिसीजन लेते हैं या अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं, वो भी आते हैं लेकिन 3 साल बाद आते हैं, 5 साल बाद आते हैं। मैंने बताया ना, करियर काउंसलिंग की बहुत सारी स्टेजेस हैं, या तो 10th के बाद ले लो या 12th के बाद ले लो, लेकिन 12th के बाद नहीं ली तो ग्रेजुएशन के बाद ले लो। कभी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही मास्टर्स किस में करें, उसके लिए भी करियर काउंसलिंग लेते हैं। और कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आते हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइज हो जाता है कि हमने उस समय गलती कर ली, हमें उस समय किसी करियर काउंसलर से एडवाइस नहीं ली और उसको फॉलो नहीं किया। सो ये जो आज का पॉडकास्ट है, सक्सेस मंत्रा पॉडकास्ट, उसमें मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को बहुत सारे मंत्रास मिले हैं सक्सेस अचीव करने के लिए, और हम ऐसे इनिशिएटिव्स आगे भी लेते रहेंगे। आपकी लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड, या आप सक्सेस मंत्रा पॉडकास्ट के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी ऑडियंस से बोलिए। मैं सक्सेस मंत्रा पॉडकास्ट के बारे में ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और इसके लिए आपने किसी भी तरीके का किसी से पैसा नहीं ले रहे, और आपने आज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट के थ्रू दी है पेरेंट्स को और बच्चों को। और आप अगर मुझे दोबारा भी इनवाइट करेंगे किसी और टॉपिक पे डिस्कशन के लिए, तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड एंड थैंकफुल टू यू। और आपने आज भी बुलाया, अगेन आई एम थैंकफुल टू यू। सर, आपको तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने बोला कि करियर्स और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो रैपिडली चेंज हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं। हर 2 साल बाद एजुकेशन के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। आज जो ठीक है कल वो कैसा होगा, तो आपको तो हमें एवरी क्वार्टरली, एवरी 6 मंथ हमें आपको इनवाइट करना ही होगा, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, अपनी ऑडियंस को पूरा अपडेटेड रखना चाहते हैं। और इनफैक्ट मैं आपके जो ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या जिन्होंने कम्प्लीटली देखा है, उनको अगर आप इसको यूट्यूब पे डालेंगे या इंस्टाग्राम पे डालेंगे, तो आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आप कमेंट्स कीजिए कि आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू या मेरे थ्रू या सक्सेस मंत्रा के थ्रू आपको क्या क्या चीज़ें में प्रॉब्लम्स आ रही है करियर से रिलेटेड, सो दैट हम नेक्स्ट सीरीज़ में उन सब पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके एक नया पॉडकास्ट बनाएं। हम लोग सारे डीएम्स को रिप्लाई करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है हमारी ऑडियंस के साथ, कि जो भी डीएम्स हमें आएंगे कि हमें ये पूछना है, हमें कोई क्वेश्चन है दिमाग में या करियर से रिलेटेड, वो कहीं भी अगर स्टक हो रहे हैं, तो मैं और ईश गेरा सर, यानी कि रुचि बजाज एंड ईश गेरा सर, आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपके हर डीएम का, आपके हर मैसेज का हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो इसी नोट के साथ सक्सेस मंत्रा पॉडकास्ट में हम ऐसी पर्सनालिटीज़ को आपके साथ जोड़ते रहेंगे, ताकि आप सक्सेसफुली अपनी लाइफ, अपने करियर, अपनी ग्रोथ पे काम करें। मैं सारे पेरेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ये सक्सेस मंत्रा पॉडकास्ट की और सीरीज़ में आप ऐसे और पर्सनालिटीज़ को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।